हेलो, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू सेकेंड क्लास। बट आज स्टार्ट करने से पहले एक बार फर्स्ट क्लास का जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में आपने क्या सीखा था? अकाउंट्स की कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसमें सबसे पहले कौन सी थी? कैपिटल। और कैपिटल का मतलब क्या था? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मतलब अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और जो भी पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, भले ही वो पैसा कहीं से भी आए, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। फिर इसके बाद हमने सीखा था नंबर 2 एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। इसका सिंपल वर्ड्स में क्या मीनिंग है? कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज जो हमारी है और जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज एन एसेट। सर फॉर एग्जाम्पल, इसमें आ गया आपकी प्रॉपर्टी, फर्नीचर, मशीनरी, ज्वेलरी, आपकी कार, आपका एसी, सब कुछ आ गया। बैंक बैलेंस। ठीक है, कोई भी चीज जो हमारी है और जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एसेट। राइट। फिर इसके बाद हमने क्या सीखा था? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? कोई भी उधार जो बिजनेस ने वापस पे करना है। मतलब जो भी उधार हमने लिए हैं बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से, वो हमारे सर पे एक टेंशन है क्योंकि कल को वापस तो करना है। तो जो हम लोन लेते हैं दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जितनी कम हो उतना अच्छा, और एसेट्स जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। क्लियर? उसके बाद हमने सीखा था कि अकाउंट्स में हर चीज के 2 इंपैक्ट होते हैं। राइट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इंपैक्ट्स। अब इसके हमने एग्जाम्पल लिए थे। सबसे पहले मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने बिजनेस के अंदर 10 लाख के गुड्स खरीदे। आपका शर्ट्स का काम है, 10 लाख की शर्ट्स खरीदी, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसके 2 इंपैक्ट क्या होंगे? जब आपने गुड्स खरीदे तो गुड्स इंक्रीज हो गए और कैश डिक्रीज हो गया। तो गुड्स आ गए और कैश कम हो गया। तो अगर लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स हो गए इंक्रीज और कैश हो गया डिक्रीज। राइट। फिर हमने सीखा था परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा जहां पे ये शर्ट्स रख सकेंगे। तो इसमें क्या हुआ था? फर्नीचर इंक्रीज और कैश डिक्रीज। अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया। फिर हमने सीखा था सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स बेचे, तो गुड्स बेसिकली बाहर जा रहे हैं और क्या आ रहे? कैश आ रहे। तो गुड्स हो गए कम और कैश हो गया ज्यादा, कैश बढ़ गया। ठीक है, यहां तक ओके। एक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मान लो आपके डैड ने आपको 20 लाख रुपए दिए और आप 20 लाख रुपए लेके आ गए बिजनेस करने के लिए। इसे अकाउंट्स में कैसे दिखाया जाता है? एक तो कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस में, और दूसरा इंपैक्ट क्या सीखा था हमने? कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट। राइट। और मैंने आपको उस दिन प्रूव किया था कि कैश अलग है, कैपिटल अलग है। अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार फर्स्ट क्लास रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट क्लास के बेसिक्स कंसेप्ट्स रिवाइज हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। ठीक है, और आज का न्यू टॉपिक है सेल्स। सेल्स क्या होता है? सामान को बेचना, गुड्स को बेचना। राइट। लेकिन सेल्स 2 टाइप की होती हैं। एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। अब ये कैश और क्रेडिट में क्या फर्क है, ये सीखना है हमें, तो ध्यान से सुनना। सपोज आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, मॉल में शॉप खुल चुकी है, आप ब्रांडेड क्लोथ्स बेचने वाले हो और श्री गणेश हो चुका है। ठीक है, अब आप वेट कर रहे हो कि कोई कस्टमर आए। तो सबसे पहले आए एक अंकल, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे के लिए जीन्स दिखाओ। आपने जीन्स दिखा दी, उनको 2 जीन्स पसंद आई। तो उन्होंने पूछा बेटा प्राइस? तो आपने कहा अंकल 2000 पर जीन्स। ठीक है, मतलब 2000 रुपये की एक जीन्स। तो 2 जीन्स कितने की हो गई? 4000 की।
अंकल ने वॉलेट निकाला, कैश निकाले 4,000 आपको दिया और जीन्स लेके चले गए। तो बेसिकली आपका सामान सेल हो गया और पैसा आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? कैश सेल्स। सामान बिका फॉर कैश। क्लियर? आधे घंटे बाद एक आंटी आई और वो आंटी आपकी पड़ोसी थी, गली की आंटी। और पड़ोसी आंटियों की ना एक आदत होती है। और क्या आदत होती है? बेटा वो एक थोड़ी सी चीनी दे दो, 2 टमाटर दे दो। तो कुछ ना कुछ मांगने की आदत होती है जो चलता रहता है हर जगह। क्लियर? तो आप उनको देख के थोड़ा नर्वस हो गए, बट कोई बात नहीं, अब सामान तो बेचना है। अब वो आंटी आई और उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए जीन्स दिखाओ। आपने जीन्स दिखा दी, उनको भी 2 जीन्स पसंद आई। तो उन्होंने पूछा बेटा प्राइस? आपने कहा आंटी 2000 पर जीन्स, 2,000 रुपये की एक जीन्स। तो आंटी ने बोला अरे बेटा मैं ना अपना पर्स लाना भूल गई, मॉल में तो आ गई है बट पर्स नहीं लाई। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो आपने पूछा आंटी फिर अब बताओ क्या करें? तो आंटी ने कहा बेटा टेंशन मत ले, तो मेरे को जीन्स दे दे, शाम को अंकल आपको पैसे दे देंगे 4,000 रुपये। ठीक है? अब आप मना तो कर नहीं सकते, पड़ोस में अच्छा लगता नहीं है। तो आपने कहा ठीक है आंटी ले जाओ, शाम को दे देना। तो आंटी जीन्स लेके जा रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि मॉल में आपको पता है कि कंप्यूटराइज फॉर्म होता है, तो सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है वरना वो सायरन आ जाएगा। तो आपको सेल तो दिखानी है, लेकिन क्या पैसा आया? पैसा तो आया नहीं। प्रॉमिस आ गया कि पैसे आ जाएंगे। तो जब आप सामान बेचते हो उधार पे मतलब कि बाद में पैसा आएगा, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो उसे क्या बोलते हैं? उधार। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है? और टेंशन मत लेना, बिजनेस में उधार चलते हैं, बिजनेस होता ही उधार पे है। तो दैट इज समथिंग नॉर्मल। क्लियर? अब होता क्या है, जब आप इस बात को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो जिस पर्सन को आपने उधार पे सामान बेचा उनको आंटी तो लिखोगे नहीं, आंटी या अंकल, अच्छा लगेगा नहीं। तो अकाउंट्स में ना एक बेटर उनको वर्ड दिया गया है, और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है डेटर। नया वर्ड है आपके लिए डेटर, DEBTOR। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो डेप्टर बन गया। ये डेप्टर नहीं है, बी साइलेंट होता है, दिस इज कॉल्ड डेटर। ठीक है? अब डेटर क्या होता है? ध्यान से सुनना। जिस पर्सन को आपने उधार पे सामान बेचा उसे हम अकाउंट्स में बोलते हैं डेटर। जिसको आपने उधार पे सामान बेचा, तो एक्सप्लेन करेंगे। डेटर इज अ पर्सन to whom goods are sold on credit. Debtor is a person to whom goods are sold on credit. तो जिसको आपने उधार पे सामान बेचा उन्हें बोलते हैं हम डेटर। ठीक है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये सोचना है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अकाउंट्स में इस डेटर को हम एसेट मानेंगे या लाइबिलिटी। मतलब हमने सामान बेच दिया उधार पे, ठीक है, पैसे तो आए नहीं। अब वो आंटी हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी, ये सोचना है। सोचो, एसेट लाइबिलिटी। कुछ बच्चों को लग रहा होगा लाइबिलिटी, कुछ बच्चों को लग रहा होगा एसेट, बट इसका सही आंसर है डेटर हमारे लिए एसेट होता है। ठीक है? अब क्यों होता है, ध्यान से सुनना। जब आपने उधार पे सामान बेचा तो वो प्रॉमिस कर गई कि कुछ टाइम के बाद पैसे देंगी। अब आप ये सोचो कि कुछ टाइम के बाद पैसे आने हैं या आपने देने हैं। पैसे तो आने हैं, और जहां से भी पैसे आने होते हैं जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं? एसेट। राइट? तो बेसिकली यहां से तो पैसा आना है तो कैश तो आएगा, और जब आएगा तो आपके लिए ये एसेट है। क्लियर? तो डेटर इज एन एसेट फॉर अस। डेटर इज एन एसेट फॉर अस। लाइबिलिटी क्यों नहीं है? आपने उनको पैसे देने थोड़ी हैं, पैसा तो आना है, इसलिए वो एसेट है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर फिलहाल तो वो ले गई सामान, फिलहाल तो नुकसान है। आपका नुकसान नहीं हुआ, सामान तो गया बट पैसा आ तो जाएगा ना। प्रॉमिस तो आ गया कि पैसा आ जाएगा। हाँ, अगर कल को पैसे नहीं आए तो नुकसान होगा, तो आपका पैसा डूबेगा। फिलहाल तो पैसा आना है, आप वैल्यू निकलवा लोगे अपनी। क्लियर?
तो डेटर हमारे लिए एसेट होते हैं। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परचेजेस। परचेजेस तो आपको पता ही है, सामान को खरीदना। बट परचेजेस भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है कैश परचेज और एक होती है क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मान लो घर में आप बड़े हो और आपका छोटा भाई या बहन है, बच्चों में आप बड़े हो, तो बड़े भाई बहन की ड्यूटी दी जाती है कि सुबह दूध ब्रेड आप लेके आओगे। ठीक है, अब सुबह मतलब आपकी सुबह 11-12 बजे जब भी होती है, आप लेके आओगे। तो हुआ क्या, जब भी आप दूध ब्रेड लेने जाते थे तो आपने अंकल को बोला, जो वो बेकरी वाले अंकल होते हैं, कि अंकल 1 किलो दूध और 1 ब्रेड दे दो। अंकल ने आपको दे दिया। मान लो 100 रुपये हो गए, 100 रुपीज़। आपने 100 रुपये निकाले, अंकल को दिए और सामान लेके आ गए। ठीक है, तो आपने परचेज किया, सामान खरीद लिया और कैश दे दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, कैश परचेज, मतलब सामान खरीदा पैसों के बदले। क्लियर। अब सपोज एक दिन आप घर पे नहीं हो, तो ये ड्यूटी मिली आपके छोटे भाई को। बट नॉर्मली छोटे भाई बहनों को मम्मी पापा कैश नहीं देते। ठीक है, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती। मम्मी ने कहा जा बेटा आज तू लेके आ। वो गया, उसने अंकल को बोला, अंकल मैं उसका भाई हूँ, 1 किलो दूध और 1 ब्रेड दे दो। अंकल ने दे दी। अंकल ने बोला बेटा 100 रुपये। तो आपके भाई ने अंकल को बोला कि पैसे ना पापा देंगे, आप लिख लो। और नॉर्मली आपने देखा भी होगा, जो नेबरहुड में हमारी शॉप्स होती हैं, कई की जगह हिसाब चलते हैं, मतलब वो लिख लेते हैं डायरी में, ऐसा होता है ना। तो अंकल ने लिख लिया। तो बेसिकली आपका भाई सामान तो खरीद के ले आया, लेकिन क्या उसने पैसे दिए? नहीं, वो तो बस प्रॉमिस करके आ गया कि पापा देंगे। क्लियर। तो जब हम सामान खरीदते हैं उधार पे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। इस बार आपने सामान खरीदा है उधार पे, राइट। और जिस पर्सन से आप उधार पे सामान खरीदते हो उसे अंकल नहीं बोलते, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब पहले आप लिखो क्रेडिट फिर OR। क्लियर। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे। क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased on credit। क्रेडिटर कौन है? जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा। अब आपको यह बताना है कि क्रेडिटर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अकाउंट्स में एसेट बनेगा या लाइबिलिटी बनेगा। सोचो, एसेट या लाइबिलिटी। क्रेडिटर हमारे लिए है लाइबिलिटी। रीजन, अब यहां पे हमें पैसे मिलने नहीं है, हमने पैसे देने हैं। क्योंकि आपका भाई खरीद के तो ले आया, बट पैसे तो पापा को देने पड़ेंगे ना। तो जहां पैसे देने हैं, जहां हमारे सर पे उधार है, उसे क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। तो नीचे लिखेंगे क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी फॉर अस। ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। रीजन, पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे मतलब पैसे देने हैं, राइट। क्लियर। लिख लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। आप लोग लिखिए एग्जाम्पल। गिव आंसर in the form of increase or decrease। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और आपको बताना है कि क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, या दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज का फर्स्ट पॉइंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अब कुछ नया पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मान लो आपका बिजनेस शुरू हो चुका है और बहुत सारी सेल्स हो चुकी हैं, और आपके जो ड्रॉर है, बिजनेस में जो ड्रॉर था आपका, वहां पे 20 लाख इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब आपको भी मालूम है इतना कैश एक जगह रखना सेफ तो है नहीं। तो आपने क्या किया, इसमें से 15 लाख निकाले
और जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दिए 15 लाख, ठीक है। और अकाउंटेंट को इस बात को रिकॉर्ड करना है, ये सब वाइड मनी है, अकाउंटेंट को इसको रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ से कैश आपने बैंक में डाल दिया, इस बात को रिकॉर्ड कैसे किया जाए? आपको ये सोचना है कि जो बिजनेस है, जो शॉप है, वहाँ पे कैश बढ़ गया या कम हो गया। सोचो, जब पैसा बैंक में जाएगा तो फिलहाल शॉप में से तो कम हो गया ना, तो कैश तो हो गया डिक्रीज, बिजनेस में से कैश हो गया डिक्रीज, ठीक है। और ये पैसा कहाँ चला गया? ये पैसा चला गया बैंक में, ठीक है। बिजनेस के नाम पे अकाउंट खोला और बैंक में ये पैसे आ गए। तो जो आपका बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस, वो कम हो गया या बढ़ गया? जब पैसे बैंक में डालोगे तो अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे, तो बैंक बैलेंस हो गया इंक्रीज, बैंक बैलेंस हो गया इंक्रीज, ठीक है। तो बिजनेस में से कैश कम हो गया और बैंक में इंक्रीज हो गया। अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि सर ये आप ही का तो पैसा है, यहां रहे या वहां रहे क्या फर्क पड़ता है, इसको रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हो, आप ही का तो पैसा है। अब सुनना ध्यान से, आपको ये लगेगा कि सर मान लो मेरे इस राइट पॉकेट में 1000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, 1000 रुपये पड़े हैं और मैंने यहां से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट फिर भी इस बात को रिकॉर्ड करना पड़ता है। रीजन सुनना ध्यान से, हमें एज अ बिजनेसमैन ये शो करना पड़ता है कि हमारे ऑफिस में कितना कैश है, उसके भी रिकॉर्ड्स होते हैं, और हमारे बैंक में कितना कैश है उसके भी रिकॉर्ड्स होते हैं। कभी भी चेकिंग हो सकती है, ठीक है। आपको पता है अगर बैंक से आपके 100 रुपीज भी निकाले जाएंगे ना, 100 रुपये, बैंक वाले उस चीज को भी रिकॉर्ड करेंगे पासबुक में, सुना होगा, कभी भी चेक कर लेना। तो पॉइंट क्या है, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही का पैसा है, यहां से वहां गया, फिर भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाले भी आपका बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और आपका अकाउंटेंट भी आपका बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। कल को आप ये ना बोलो अकाउंटेंट को कि ये कैश कहाँ चला गया, तो इसलिए वो आपको बताएगा सर ये आपने बैंक में डाले थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स purchased and payment made by check. Goods purchased and payment made by check. चेक की स्पेलिंग ध्यान से, ठीक है, CHEQUE। इसमें वो वाली मत लिख देना, कुछ बच्चों ने ये वाली स्पेलिंग लिख दी होगी, ये गलत होती है, राइट। चेक मतलब वो बैंक का चेक। अब सुनो ध्यान से, आपने गुड्स खरीदे और पेमेंट करी चेक से। जब आपने गुड्स खरीदे तो बिजनेस में गुड्स बढ़ गए या कम हो गए? गुड्स तो बढ़ गए, गुड्स तो आ गए, तो गुड्स तो हो गए इंक्रीज, ठीक है। अब ये बताओ क्या आपका कैश कम हुआ? कैश मतलब जो ड्रॉर में पड़ा है, क्या वो कम हुआ? नहीं। पेमेंट कहां से हो रही है? चेक से। चेक का मतलब पैसे कहां से कटेंगे? बैंक से। तो बेसिकली बैंक बैलेंस होगा डिक्रीज, गुड्स आ गए और बैंक से पैसे कम हो गए, ठीक है। तो हर बात को रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो अब करेंगे थर्ड पॉइंट, लिखिए परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आपने गुड्स खरीदे उधार पे। सबसे पहले तो ये बताओ, जब आप गुड्स खरीदोगे तो गुड्स बढ़ गए या कम हो गए? आपकी शॉप पे गुड्स तो बढ़ गए, गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स तो हो गए इंक्रीज, ठीक है। क्या कैश गया? आपने तो उधार पे खरीदे हैं, कैश तो गया नहीं, तो कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जो आपके ड्रॉर में 5 लाख पड़े हैं वो उतने के उतने ही रहेंगे, क्योंकि सामान तो उधार पे खरीदा है। तो दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? अब आप ये सोचो, एसेट आया या लाइबिलिटी आई? सामान खरीदा है उधार पे, तो कल को पैसे देने पड़ेंगे, तो आपके सर पे टेंशन है, तो बेसिकली ये लाइबिलिटी आ गई। तो लाइबिलिटी, उधार बढ़ गया या कम हो गया? उधार तो बढ़ गया, क्योंकि कल को पैसे देने हैं। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, मॉल वाला या बेकरी वाला? ये हो गया बेकरी वाला एग्जाम्पल।
आपका भाई गुड्स लेके आ गया और लाइबिलिटी बढ़ा के आ गया, ठीक है। तो अब ये बताओ उस लाइबिलिटी का नाम क्या होता है, नाम सोचो, डेटर या क्रेडिटर। उसको बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। कुछ बच्चों को नाम याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास में याद नहीं होते, 2-3 क्लासेस में याद हो जाएंगे। तो जिससे आपने सामान खरीदा उधार पे, उसे बोलते हैं क्रेडिटर, और उसमें हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इस बार आपने सामान बेचा उधार पे, तो पहले तो ये बताओ गुड्स बढ़ गए या कम हो गए। गुड्स तो बेचे हैं तो गुड्स तो कम हो गए, तो गुड्स हो गए डिक्रीज, राइट। अब सोचो दूसरा इंपैक्ट क्या होगा। आपने सामान बेचा है बट पैसा नहीं आया अभी, तो कैश तो नहीं आया, प्रॉमिस आ गया कि पैसे आ जाएंगे। तो आपने उधार पे सामान बेचा है तो एसेट आया या लाइबिलिटी आई। दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ, एसेट। रीजन, कल को पैसे आने हैं, राइट। तो ये हो गया एसेट इंक्रीज। इंक्रीज कैसे हो गया, क्योंकि कल को पैसा आएगा, और उस एसेट का नाम क्या होता है, उनको बोलते हैं डेटर। क्लियर। तो जब गुड्स बेचे तो गुड्स कम हो गए और एसेट आ गया, पैसा आना है, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए, फिर एक बार इन चारों पॉइंट्स को रिवाइज कर लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज का। तो गाइस आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया भी था, राइट। आज उसका सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट, started business with cash 5 lakhs, 5 लाख, और लैक्स में कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरोस, ठीक है। और आपको हैबिट डालनी है कि आपको जीरोस की तरह लिखना है, आपको वो 5 lakhs को LAKH नहीं लिखना, आपको जीरोस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 lakhs। सेकेंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख, 1 लाख। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स on credit for rupees 50,000, 50,000, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डिपॉजिटेड रुपीज 2 lakhs, 2 लाख into बैंक। लास्ट पॉइंट, परचेज फर्नीचर एंड पेमेंट मेड बाय चेक, स्पेलिंग थी लिखना, रुपीज 80,000, 80,000, 80। परचेज फर्नीचर एंड पेमेंट मेड बाय चेक 80,000, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा, बट ये एग्जाम्पल आप अभी खुद ट्राई मत करना। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद करना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। आपको याद होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखिए हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, बीच में ऊपर ये लिख लीजिए, और फिर लिखो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में थोड़ी ज्यादा स्पेस देना, नॉर्मली एसेट्स ज्यादा होते हैं, लाइबिलिटी एंड कैपिटल में कम स्पेस रखना, ठीक है। करें स्टार्ट।
सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, पहले आप लोग समझ लो फिर उसके बाद लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 lakhs। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो दो बातें कौन सी होती हैं, एक तो कैश इंक्रीज होता है और हमारी इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है वो इंक्रीज होती है, राइट। तो सबसे पहले एसेट्स में आ गया कैश, 5 lakhs का कैश आ गया, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है मतलब कैपिटल वो आ गई 5 lakhs। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर ₹1 lakh। आपने 1 लाख के गुड्स खरीदे, तो जब आप गुड्स खरीदोगे तो गुड्स तो बढ़ गए इंक्रीज, और क्या चला गया कैश, तो कैश हो गया डिक्रीज। तो गुड्स होते हैं एसेट, क्योंकि कल को तो ये भी सेल हो सकते हैं। तो गुड्स हो गए इंक्रीज और कैश हो गया डिक्रीज। क्लियर। जैसे ही 2 पॉइंट्स हो जाएंगे इसे कर देंगे क्लोज। तो ये तो हो गया आपका न्यू इक्वेशन। 5 - 1 4 लाख का कैश बचा, 1 लाख के गुड्स हो गए और कैपिटल में है 5 lakhs, नो चेंज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000। आपने 50,000 के गुड्स और खरीद लिए, तो जब गुड्स खरीदे भले ही उधार पे हैं, गुड्स तो बढ़ गए, गुड्स तो आ गए, क्योंकि अब तो गुड्स आपके हो गए। इस बार गुड्स उधार पे खरीदे हैं तो कैश तो गया नहीं, क्या आ गया उधार। उधार मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में कॉलम आ जाएगा। जब आप गुड्स खरीदते हो उधार पे तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी में कॉलम आ जाएगा क्रेडिटर। तो गुड्स आ गए और लाइबिलिटी आ गई, क्योंकि कल को पैसे वापस तो देने ही देने हैं, तो उधार है आपके लिए। तो फिर से न्यू इक्वेशन, 4 लाख, अब गुड्स हो गए 1,50,000 के, राइट। लाइबिलिटी आ गई 50,000 की और कैपिटल सेम। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर एसेट्स आ गए, कुछ ना कुछ लाइबिलिटी आ गई, कैपिटल क्या हमेशा ये रहती है या चेंज भी होती है? तो कैपिटल भी चेंज होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना, 2 lakhs। तो 2 लाख आपने बैंक में डाल दिए। जब आप 2 लाख बैंक में डालोगे तो कैश कम हो जाएगा और क्या बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, राइट। तो कैश हो गया कम, और जो बैंक बैलेंस है वो भी तो आप ही का एसेट है, जब मर्जी निकाल लेना। तो बैंक बैलेंस भी किस में आएगा, एसेट्स में। तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 2 लाख, अलग से कॉलम बन गया। ठीक है। फिर से कर देते हैं क्लोज। तो न्यू इक्वेशन आ गई, 2 lakhs प्लस 1,50,000 प्लस 2 lakh इज इक्वल टू प्लस 50 प्लस 5 lakhs। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, परचेज फर्नीचर एंड पेमेंट मेड बाय चेक 80,000। जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर एक एसेट है, बढ़ गया, तो फर्नीचर आ जाएगा एसेट्स में, नया कॉलम। ठीक है। तो फर्नीचर तो आ गया 80,000 का। क्या हमारा कैश गया ऑफिस में से? कैश तो गया नहीं। पेमेंट कहां से हुई है, चेक से, तो पैसे कहां से जाएंगे, बैंक से। तो बैंक बैलेंस कम हो गया हमारा, तो 80,000 कम हो जाएगा बैंक बैलेंस, क्लोज। ठीक है। जब आप पेमेंट चेक से करोगे तो बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे अपने आप। तो ये हो गया अब 2 lakhs, कैश इतना बचा, प्लस 1,50,000 के गुड्स, 2 लाख में से 80 गए तो ये बचा 120 प्लस 80 प्लस 50 और प्लस 5 लाख। जब आपका आंसर खत्म हो जाएगा तो चेक जरूर कर लेना कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। मार्क्स पूरे आएंगे या नहीं, लेट्स सी। 2 लाख प्लस 150 कितना होता है, 350। 350 प्लस 2 लाख, इन दोनों को मिला के 2 लाख बनता है। 350 प्लस 2 लाख 550। अब चेक करो क्या उस साइड 550 है। 5 लाख प्लस 50 कितना होता है, 550। तो दोनों साइड मैच हो गई, मतलब हमारा ठीक है। क्लियर। अब आप लोग लिख लीजिए। सो गाइस, अब एग्जांपल नंबर 3 लिखिए। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन
Prepare accounting equation. First point. Started business with cash. Started business with cash. रुपीज 20 lakhs. 20 लाख. 6 zeros आएंगे. 20 lakhs. Second point. Deposited into bank. Deposited into bank 5 lakhs. 5 lakhs. ठीक है. थर्ड पॉइंट. Purchased goods. Purchased goods worth 3 lakhs. Worth 3 lakhs. And payment made by check. And payment made by check. Purchase goods worth 3 lakhs and payment made by check. Fourth point. Sold goods on credit. Sold goods on credit to Mohan for rupees 1 lakh. For rupees 1 lakh. Fifth point. Received 1 lakh. Received 1 lakh from Mohan. Received 1 lakh from Mohan. ठीक है, लिख लिया होगा. अब आई वुड सजेस्ट यू कि ये क्वेश्चन आप लोग पहले खुद करो. वीडियो को पॉज कर दो एंड 5 मिनट्स आप लोग खुद ट्राई करो. उसके बाद मैं आपको टैली करवाऊंगा. ठीक है, करिए स्टार्ट. तो करें स्टार्ट. सबसे पहला पॉइंट. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20 lakhs. आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो कैश आ गया 20 lakhs का और कैपिटल आ गई 20 lakhs. ठीक है, ये तो अब हो गया. सेकेंड पॉइंट. डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5 lakhs. आपने इसमें से 5 लाख बैंक में डाल दिए तो कैश में से माइनस हो गया 5 lakhs और बैंक बैलेंस बढ़ गया जो हमारा एसेट है. ठीक है, इससे आपने क्लोज कर दिया होगा और फिर न्यू इक्वेशन आपने बनाई होगी. 15 lakhs प्लस 5 lakhs इज इक्वल टू के उस साइड प्लस 20 lakhs. फिर थर्ड पॉइंट है परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक 3 लाख. 3 लाख के गुड्स खरीदे चेक से तो गुड्स बढ़ गए. गुड्स बढ़ गए 3 लाख के और पैसे कहां से गए? बैंक से, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है. ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट. इसे भी क्लोज कर देते हैं. फिर न्यू इक्वेशन आ रही है 15 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस 3 lakhs. ठीक है, और यहां पे प्लस 20 lakhs. चेक कर लेते हैं इक्वल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा. 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 3 20 और उधर कितना है 20. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट. अब ये सुनना ध्यान से. आपने गुड्स बेचे कितने के? 1 लाख के. तो गुड्स तो गए क्योंकि बिक गए तो गुड्स तो हो जाएंगे कम, तो गुड्स तो हो गए माइनस. बट क्या पैसा आया? आपने गुड्स बेचे हैं उधार पे और जब हम उधार पे सामान बेचते हैं तो पैसा कल को आना है. तो पैसा कल को जब आएगा तो हमारे लिए वो पर्सन एसेट या लाइबिलिटी? कल को पैसा आना है तो हमारे लिए एसेट. बट उसको मोहन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेटर. तो एसेट्स में नया कॉलम आ जाएगा किसका? डेटर का. ठीक है, 1 लाख के डेटर आ गए. डेटर मतलब वो पर्सन जिसको हमने उधार पे बेचा है और कल को ये मेरे पैसे देगा, तो इसलिए मेरे लिए एसेट. क्लियर? कल को पैसा आना है. इसके बाद क्लोज जब करेंगे तो 15 lakhs 15 प्लस 2
3 माइनस 1 फिर से 2 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। ठीक है, आई होप ये डेटर वाली बात क्लियर हो गई होगी। आपने सामान उधार पे बेचा है तो पैसा आना है तो हमारे लिए एसेट, और उसका नाम क्या होता है? डेटर। लास्ट पॉइंट, रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम मोहन। अब ये भी सुनना बहुत ध्यान से। एक हफ्ते बाद वो मोहन आया और उसने आपके पैसे दे दिए, तो पैसा बढ़ गया, कैश आ गया, कैश तो इंक्रीज हो गया। दूसरा इंपैक्ट क्या दिखाऊं? दूसरा इंपैक्ट सोचो, शायद आप लोगों में से कुछ ने ट्राई कर भी लिया होगा। अब दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, सुनना ध्यान से। मान लो आपके डैड ने किसी को उधार दिया, ठीक है, पड़ोस में कोई अंकल है, उनको उधार दिया 10,000 का। तो आपके डैड ना डायरी में लिखते होंगे कि 10,000 मैंने दिए हैं सोहन को, सपोज, ठीक है। और एक हफ्ते बाद वो 10,000 वापस करने आ गया, तो आपके डैड क्या करेंगे पता है? डायरी में से नाम काट देंगे। काट देंगे मतलब कि पेमेंट आ गई, डन। बट अकाउंट्स में आप कटिंग्स नहीं करते, आप नाम काटोगे नहीं। काटने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। पॉइंट क्या है? ये मेरा डेटर है, इसने मेरे पैसे देने थे, इसने दे दिए, तो डेटर खत्म, क्लोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। माइनस मतलब मेरा एसेट खत्म, पेमेंट आ गई, अकाउंट खत्म, क्लोज। तो काटने की जगह इसको उल्टा कर दो, उल्टा मतलब माइनस। ठीक है, तो ये हो गया कैश 16 लाख, ये हो गया 2 लाख, ये भी 2 लाख, इसकी तो पेमेंट आ गई तो ये तो जीरो हो गया, अकाउंट क्लोज। और ये कितना हो गया? 20 लाख। एंड में चेक कर लो टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, और इधर भी क्या है? 20। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए। सो गाइस, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवा दिए। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो आपने करना है, फिर उसके बाद मुझे इसकी पिक सेंड करनी है। और कहाँ सेंड करनी है? व्हाट्सएप पे, और नंबर है 9999175087। ठीक है, मैं आपका होमवर्क चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। तो थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ करना। क्लियर? तो आप लोग पहले क्वेश्चन को लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। Example 4, prepare accounting equation. First point, started business with cash 7 lakhs, 7 lakh. Started business with cash 7 lakhs. Second point, cash deposited into bank 2 lakhs, 2 lakh. Third point, purchase goods on credit from Rahul 3 lakhs, 3 lakh. Fourth, purchased machinery and payment made by check rupees 1 lakh. ठीक है, नेक्स्ट, कैश पेड टू राहुल 3 lakhs. ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये होमवर्क करके आपको इस नंबर पे सेंड करना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसमें कैपिटल भी चेंज होती है। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।